जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूं। एक भी पद 2019 कांस्टेबल के अंदर ओबीसी के पुरुष वर्ग को नहीं मिला। यहां तक कि हद तो तब हो गई, ओबीसी वर्ग का प्रदेश के अंदर सेकंडों पर उसका सिलेक्शन नहीं होता है। ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, हमारे ओबीसी वर्ग के छोटे भाई हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं, कोई काम ढूंढ लो दूसरा, या भर्ती ढूंढ लो, या फिर लड़ना सीख लो। गहलोत सरकार की इतनी बड़ी मूर्खता होने के बावजूद भी दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा, उसका एक भी विधायक नहीं बोलता है। सुबह और शाम गहलोत जी के साथ डिनर और लंच करने वाले राजाराम जी मील कह रहे हैं कि हम सरकार को घेरेंगे। जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच की तरफ से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो राजस्थान सरकार के अंदर ओबीसी वर्ग के साथ, ओबीसी वर्ग के हितों के साथ जो कुठाराघात हो रही हैं, उसके ऊपर विस्तार से मैं ये वीडियो बनाऊंगा। हालांकि कल शाम को विवेकशील विचार मंच पर लाइव के दौरान मैंने सारी चीजें समझाई थी, लेकिन कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट, कुछ फिगर आपके साथ इस प्रकार से साझा करने थे जो लाइव के दौरान दिखाना संभव नहीं थे। इस वीडियो में साइड में आप जो चीजें देख रहे हैं वो हमारे ओबीसी वर्ग से संबंधित सरकारों की कुठाराघात को दर्शाते हैं। पूरी गणित में आपको समझाऊं उससे पहले जितने भी साथी, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज विवेकशील विचार मंच पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आप हमारे किसान जागृति मंच के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें, ताकि इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। बात करते हैं ओबीसी आरक्षण के साथ कुठाराघात राजस्थान सरकार ने कैसे किया। साथियों, 17 अप्रैल 2018 को राजस्थान सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है कार्मिक विभाग के माध्यम से कि प्रदेश के अंदर अब जितनी भी भर्तियां होगी, चाहे वो विभाग कोई भी हो, भूतपूर्व सैनिकों का जो कोटा है हमारा 12.5%, कितना था? 12.5% भूतपूर्व सैनिकों का कोटा था। हालांकि सरकार ने उस कोटे को कम या ज्यादा नहीं किया है, लेकिन उस कोटे को एक जगह से स्थानांतरित करके दूसरी जगह पर स्थापित किया है, जिसके कारण ओबीसी समाज के साथ इतनी बड़ी भद्दी मजाक गहलोत सरकार ने की है कि उसके परिणाम अब जब धरातल पर सामने आने लगे तो हमारे ओबीसी वर्ग के बच्चों के अंदर एक अलग ही प्रकार का भय है, वो नजर आने लगा। हालांकि 17 अप्रैल 2018 को जब कार्मिक विभाग ने यह नोटिफिकेशन जारी किया, तब हमारे बच्चों को वो चीजें समझ में नहीं आई। विवेकशील विचार मंच और किसान जागृति मंच के माध्यम से जब हम सदैव आपको ये बात बताते हैं कि लोकतंत्र के अंदर नीतियां जब लागू की जाती है, उसके प्रभाव आपको कुछ समय बाद में आपके सामने आते हैं। किसान आंदोलन के दौरान भी हमने ये कहा था कि अगर ये किसान बिल लागू हो जाते हैं तो 15 से 20 साल बाद देश के अंदर किसानों की स्थिति भयावह नजर आएगी। धन्यवाद है मोदी सरकार का, जिन्होंने बगैर किसी राजनीतिक व्यवस्था के इन तीनों बिलों को वापस लिया। उसके बाद में अग्निपथ योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने मीडिया को मैनेज किया, नेताओं को मैनेज किया, विपक्षी दलों को मैनेज किया। जबकि मैं आपको बता दूं, आप मैनेज कर सकते हो मीडिया को और नेताओं को, विपक्ष को भी, लेकिन 10 या 15 साल बाद में जो हालात देश के अंदर पैदा होंगे उनको कोई भी सरकार मैनेज नहीं कर पाएगी। मुद्दे पर आता हूं और बात करता हूं ओबीसी आरक्षण पर। नीति लागू होती है 17 अप्रैल 2018 को। राजस्थान के अंदर कार्मिक विभाग की एक अधिसूचना जारी होती है, नोटिफिकेशन आता है और यह कहा जाता है कि भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% जो आरक्षण क्षैतिज आधार पर उनको दिया जा रहा था। क्षैतिज आधार का मतलब है हॉरिजॉन्टल, कुल पदों की जो संख्या होती है उनमें से 12.5% सीधा भूतपूर्व सैनिकों को दे दिया जाता था 17 अप्रैल 2018 से पहले। 17 अप्रैल 2018 के बाद में सरकार ने यह कहा कि भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण तो हम देंगे, 12.5% ही देंगे, लेकिन कुल पदों पर अलग से नहीं देंगे, बल्कि भूतपूर्व सैनिक जिस कैटेगरी का होगा उस कैटेगरी के अंदर से उसको 12.5% आरक्षण मिलेगा। अब सरकारों की संवेदनहीनता देखिए, क्या इन्हें जरा भी अंदेशा नहीं था? 90%, 95% सैनिक जो हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग के बच्चों के साथ कितना बड़ा भद्दा मजाक राजस्थान सरकार ने किया है। तो 2018 की व्यवस्था के अनुसार अगर 5400 पदों में से ओबीसी को कुल पद मिलते हैं
21% के हिसाब से 1134 पद कितने मिलते हैं? 1134 पद। अब इस 1134 में से महिलाओं के, विकलांगों के, विधवाओं के, अन्य प्रकार के सारे कोटे हटाकर ओबीसी पुरुष, मतलब ओबीसी सामान्य वर्ग के जो पद है वो बचते हैं, ओबीसी पुरुषों के जो पद है वो बचते हैं 534 या 35 के आसपास ये टोटल पद बचते हैं। ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों का अगर इन 5400 पदों में से भूतपूर्व सैनिकों का 12.5% आप निकालेंगे तो 675 पद होते हैं। कितने होते हैं? 675 पद। ये 675 पद 2018 से पहले 5400 में से अलग रखे जाते थे, वो किसी भी वर्ग को प्रभावित नहीं करते थे और 5400 में से डायरेक्ट दे दिए जाते थे। बाकी आपके 534 मान लो, 535 मान लो, ये पद ओबीसी के पुरुषों को मिल जाते थे, महिलाओं को अलग से मिल जाते थे, विकलांगों को अलग से मिल जाते थे, विधवा परित्यक्ताओं को अलग से मिल जाते थे। सब कुछ सही था। लेकिन 17 अप्रैल 2018 को कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का आया एक नोटिफिकेशन ओबीसी वर्ग के पुरुषों के साथ कितना बड़ा कलंक साबित होता है उसका मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं। 2018 से पूर्व की भर्ती के अनुसार ओबीसी वर्ग के पुरुषों को मिलने थे 534-35, लगभग 500 साढ़े 500 पद मिलने चाहिए थे। लेकिन 2018 के बाद जब यह आदेश लागू हुआ तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे, ओबीसी वर्ग के पुरुष लड़कों के एक भी पद है वो उसको नहीं मिला, एक भी पद नहीं मिला। जी हां, मैं सच बोल रहा हूं, एक भी पद 2019 कांस्टेबल के अंदर ओबीसी के पुरुष वर्ग को नहीं मिला। यहां तक कि हद तो तब हो गई, ओबीसी वर्ग का टॉपर जो है पूरे प्रदेश के अंदर, सेकंड टॉपर, क्योंकि ओबीसी वर्ग का फर्स्ट टॉपर था वो खुद भूतपूर्व सैनिक था इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन सेकंड टॉपर था वो हमारे ओबीसी वर्ग का पुरुष था सामान्य, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। सेकंड टॉपर का सिलेक्शन नहीं होता है, वो घर आ जाता है। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों का 12.5% 5400 पदों का आप अगर निकालोगे तो संख्या होती है 675। अब 675 पद आप भूतपूर्व सैनिकों को देंगे और टोटल पद ही 545 है, 540 है या 535 है। इनमें से 675 पद कैसे देगा? ये राजस्थान सरकार की मूर्खता नहीं है तो क्या है? पहले क्या होता था? पहले आपके 1100 पद हैं ओबीसी के, तो इनमें से 12.5% मिलते थे। 1100 में से आप 12.5% दे सकते हो, 5400 में से 12.5% दोगे तो हमारे वाले बच्चे कहां जाएंगे भाई? तब बच्चों को समझ में नहीं आया, 2018 में समझ में नहीं आया, 19 में समझ में नहीं आया, 20 में जब कांस्टेबल 2019 का रिजल्ट आता है तो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। कोचिंग सेंटर वाले, विशेषज्ञ सारे ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 भर्तियों के अंदर ओबीसी वर्ग के बच्चों के साथ ये अत्याचार होता है, अन्याय होता है। और अब तक 5000 से ज्यादा ओबीसी वर्ग के सामान्य पदों को लील चुका है ये नोटिफिकेशन। कार्मिक विभाग की ये मूर्खता 5000 ओबीसी पदों को लील चुका है। जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिला और वो भूतपूर्व सैनिकों को चले गए। अब बात करते हैं आने वाली भर्तियों की। आने वाली भर्ती जितनी भी है, चाहे वो सेकंड ग्रेड है, चाहे वो आपकी पटवारी की है, ग्राम सेवक की है, जिनका रिजल्ट आना बाकी है, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, उन सबका मैं बता देता हूं। ओबीसी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, हमारे ओबीसी वर्ग के छोटे भाई हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं कोई काम ढूंढ लो दूसरा, या भर्ती ढूंढ लो, या फिर लड़ना सीख लो। आपको पद तभी मिलेंगे जब आरक्षण की व्यवस्था 17 अप्रैल 2018 से पूर्व की भांति होगी, अन्यथा आप सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाओगे। गहलोत सरकार की इतनी बड़ी मूर्खता होने के बावजूद भी दुर्भाग्य इस बात का है कि राजस्थान के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी, और जो ये कहती है कि हम विपक्ष के विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, उसका एक भी विधायक नहीं बोलता है, कोई भी उसकी आलोचना नहीं करता है, सरकार का प्रतिरोध नहीं करता है। कल एक मेरा दोस्त था, वो बता रहा था कि भाई साहब आप इस पूरे आंदोलन के अंदर राजाराम जी मील का साथ दो। अब गहलोत जी गलती करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मूर्ख है जो गलती करते जा रहे हैं। वो कांग्रेस की नैया के आखिरी ब्रांड एम्बेसडर हैं और वो चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की नैया इस प्रकार से डूबनी चाहिए कि कोई दूसरा उसको उभार ना सके।
वो जानबूझकर इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। और मजे की बात ये देखो, उन गलतियों को अपने ही सिपह सालारम को बता रहे हैं कि मैं इस प्रकार की मूर्खता करूंगा। आप आवाज उठाना, आप जनता के सच्चे नेता बनना, मैं आपकी बात दोबारा मानूंगा। कम से कम आप नेता स्थापित हो जाओगे और जनता की नजरों में आप एक हीरो साबित हो जाओगे। कुछ ऐसा ही हो रहा है। सुबह और शाम गहलोत जी के साथ डिनर और लंच करने वाले राजाराम जी मील कह रहे हैं कि हम सरकार को घेरेंगे। क्या बात है। तो मेरे जितने भी पढ़े लिखे भाई हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, आजादी के 75 वर्ष होने को है। अगर आज भी आपको पढ़े लिखे भाइयों को अपने खुद के अधिकार लेने के लिए किसी पांचवी पास नेता पर आश्रित होना पड़ रहा है, क्या है राजाराम जी मील की क्वालिफिकेशन जो आपको न्याय दिलाएंगे? बस इतना ही तो है ना कि एक धन कुबेर परिवार से हैं, परिवार के अंदर एक बार गलती से उनके कोई विधायक बन गया, बस यही तो है उनकी पृष्ठभूमि। बाकी उससे पहले जाके आप पृष्ठभूमि देखोगे तो क्या था, ट्यूब के अंदर दारू ही तो बेचते थे। वो लोग ये कह रहे हैं हम युवाओं को न्याय दिलाएंगे। मैं आप सबसे भाइयों से इतना ही कहना चाहता हूं, आप पढ़े लिखे हो, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर खुद लड़कर अगर अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकते, अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकते, तो कहां उम्मीद करेंगे सुदूर दूर गांवों ढाणियों के अंदर बैठे हुए अनपढ़ किसान के बारे में कि वो अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाएगा? कैसे उम्मीद करोगे कि फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाला अनपढ़ मजदूर अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाएगा? कैसे उम्मीद करोगे कि हमारे आदिवासी अंचल के अंदर अनपढ़ जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो अपने अधिकारों को सुरक्षित रख पाएंगे? जब आप जैसे पढ़े लिखे एमए बीए पास जो कहते हो कि हम कलेक्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, एसडीएम बनेंगे, अरे भाई घंटा बनोगे एसडीएम? आप अपने खुद के अधिकारों की रक्षा के लिए ये कहते हो कि फलाना राम जी के पास जाते हैं, ढींगड़ा राम जी के पास जाते हैं, वो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है मेरे भाई, आपको लड़ाई आपको खुद को लड़नी पड़ेगी। आप में से ही जो पढ़े लिखे बेबाक तरीके से अच्छे बोलने वाले वक्ता हैं उनको आगे लाओ, उनको आपका एक संघर्ष समिति बनाओ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाओ और उनको कहो कि आप लड़ाई लड़ो और एक उदाहरण पेश करो। एक उदाहरण पेश करो कि अगर किसी भी वर्ग के साथ, उसके अधिकारों के साथ सरकार एक कुठाराघात करती है तो लड़ाई इस प्रकार से लड़ी जाती है। एक उदाहरण हमारे छोटे भाइयों को पेश करना चाहिए। जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो मौसमी मेंढक होते हैं। जहां पर भी भीड़ दिखाई देती है वो मकसद नहीं देखते, बात नहीं देखते, मुद्दा नहीं देखते, वो सिर्फ तालियों के भूखे आपके पास आ जाते हैं और अपने बाप तक को गालियां दे देते हैं जनता की तालियों के लिए। तो उस प्रकार की भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, ओबीसी वर्ग के हितों को सुरक्षित करने के लिए जो पढ़े लिखे भाई हैं वो सरकार को हर स्तर पर घेरो। आपके पास मोबाइल है, आप ट्विटर पर घेरो, फेसबुक पर घेरो, आपके जितने भी एसडीएम ऑफिस है उन सब पर, उपखंड अधिकारी हैं जितने भी राजस्थान के अंदर उपखंड कार्यालय है, उन सब पर एक दिन तय करके आप आमरण अनशन या अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दो। क्योंकि पढ़ाई करनी है आपको ना। ये नया आजकल ट्रेंड चला है लाइब्रेरी का कि शांति का माहौल चाहिए, पढ़ाई सिर्फ वहां हो सकती है। पढ़ने वाले लोग धरनों में पढ़ सकते हैं। मैं किसान आंदोलन में मैंने देखा था, एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे किसान आंदोलन के अंदर पढ़ाई कर रहे थे। आपको पढ़ना भी है और आपको लड़ना भी है। कई मोर्चों पर अगर आप लड़ोगे तभी आप सच्चे युवा हो, तभी आप युवा कहलाने लायक हो। आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास शारीरिक शक्ति है, आपके पास विवेकशील दृष्टिकोण है, तो आप नहीं लड़ सकते तो कौन लड़ेगा? तो आप सब साथियों से मेरा इतना ही अनुरोध है कि आप इन चीजों से दूर रहकर खुद को सशक्त बनाएं, नेताओं को घेरें, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें, किसी पर आश्रित ना रहें कि आपकी लड़ाई कोई नेता लड़ेगा। हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आपसे इतना ही अनुरोध है, ओबीसी वर्ग के हितों को सुरक्षित रखने के लिए और राजस्थान सरकार की इस संवेदनहीन करतूत को बेनकाब करने के लिए इस वीडियो को कम से कम 5 दोस्तों को शेयर करें।
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।